वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ट्वेल्थ की केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को पिछले कुछ एक वीडियो से पढ़ रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री में हम सभी लोग उत्प्रेरण को पढ़ने के बाद कोलाइड को पढ़ना स्टार्ट किए थे। अभी मैंने लास्ट वीडियो में कोलाइड को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। कोलाइड को फिनिश करने के बाद अब हम कुछ एक क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और सारे क्वेश्चन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन केवल इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको ये पता चले कि यदि आपने सारे वीडियो क्रम से देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आप सॉल्व न कर पाओ। सारे क्वेश्चंस को आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। बस केवल जरूरत इस बात की है कि आपने वीडियो को सीक्वेंस से, क्रम से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए यदि लिखा हुआ है तो देखो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो मेरे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द्रव स्नेही सॉल जो होते हैं उनकी जो रक्षण शक्ति है वह व्यक्त की जाती है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्रव स्नेही कोलाइड सॉल की रक्षण शक्ति व्यक्त की जाती है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रक्षण शक्ति को व्यक्त करने के लिए हम स्वर्ण संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वर्ण संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सभी लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क है, आप सभी लोग इसको टेस्ट मान लीजिए और इस टेस्ट का सॉल्यूशन आप बनाते हुए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, और स्वर्ण संख्या से स्कंदन रक्षण जो शक्ति होती है उसका क्या रिलेशन होता है, इसको आप लिख करके भेजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रक्षण शक्ति को व्यक्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ण संख्या का इस्तेमाल करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट हमारा है कि समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरण समान प्रावस्था में होते हैं। आपको पता होगा कि जो समांगी उत्प्रेरण होता है उसमें बेसिकली अभिकारक और उत्प्रेरक इन दो चीजों से हमारा काम चल जाने वाला है। अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा में कमी करके अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि अभिक्रिया सक्रियण ऊर्जा को यदि घटा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उत्प्रेरक जो है वो सक्रियण ऊर्जा में कमी करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मतलब ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित करता है। आपको बताया था उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया के साथ साथ पश्च अभिक्रिया को भी समान रूप से परिवर्तित करता है, जिससे साम्यावस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक का समान द्रव्यमान शेष बचता है। ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है। केवल असत्य कथन कौन सा है? सी वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। मतलब कौन सा कथन असत्य है तो हमारा आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्सेनिक सल्फाइड सॉल के लिए, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, देखो आपको मैंने बताया था कि जो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल होता है वह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल के लिए Na+, Al3+, Ba2+ आयनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम क्या है? तो आप बताओ। नेगेटिव सॉल को स्कंदित करने के लिए हमें धनात्मक आयन चाहिए। धनात्मक आयन Na+ भी है, Ba2+ भी है और Al3+ भी है। हार्डी सुलजे का नियम बताइए क्या होता है कि जिस पर आवेश ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता किसकी होगी? Al3+ की। उसके बाद किसकी होगी? Ba2+ की। और सबसे कम किसकी होगी? Na+ की। तो सबसे ज्यादा Al3+, उससे कम Ba2+ और उससे कम Na+। तो हमारा ये आंसर बी इसका होगा कि इस आर्सेनिक सल्फाइड सॉल के लिए निम्नलिखित आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा? तो उसका आंसर बी होगा। देखो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है।
आप सभी लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताजे निर्मित अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आप सभी बताएं कि ताजे निर्मित अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण। ठीक है, पेप्टीकरण कहते हैं। इस पर आप शॉर्ट नोट लिखिएगा, टेस्ट है आपका कि पेप्टीकरण पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अपोहन आपको पता है, अपोहन का मतलब डायलिसिस का मतलब जो कोलाइडी विलयन के शोधन की विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपोहन। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। विद्युत कण संचलन में आपको क्या बताया था कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है और उनको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो वे किसी इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विद्युत कण संचलन। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कोलाइडी में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कहलाता क्या है। तो ये अपोहन हो नहीं सकता, विद्युत कण संचलन हो नहीं सकता। स्कंदन आपको पता है कि कोलाइडी विलयनों में जो आवेश है यदि उसको खत्म कर दिया जाए तो कोलाइडी कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन। तो इसका आंसर स्कंदन भी नहीं है, बल्कि केवल आंसर किसके हैं? पेप्टीकरण तक हमारा आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, एक कोलाइड प्रक्रम में ठोस अवस्था परिक्षिप्त अवस्था की तरह एक द्रव परिक्षेपण माध्यम में वर्गीकृत किया जाता है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप कर लोगे। एक कोलाइडी प्रक्रम है जिसमें ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था है परिक्षिप्त प्रावस्था, ठोस है परिक्षिप्त प्रावस्था, और द्रव है परिक्षेपण माध्यम। आप बताओ, ठोस को जब हम द्रव में मिक्सअप करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आप खुद से बताओ। ठोस मतलब जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था सल्फर। सल्फर को अगर हम जल में मिला दें, ये जल है, लिक्विड है, इसमें अगर हम मिला दें किसी भी तरह से तो हमको मिलता है सल्फर सॉल। तो आपको पता है कि क्या मिलने वाला है? सॉल प्राप्त होने वाला है। ये यूपीसी का क्वेश्चन है, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है कि अगर प्रावस्था ठोस है और माध्यम हमारा द्रव है तो जो बनने वाला कोलाइडी प्रक्रम होगा वह क्या कहलाएगा? सॉल कहलाएगा। एमल्शन क्या होते हैं ये आप लिखिएगा, जेल क्या होते हैं ये आप लिखिएगा, और ठोस सॉल क्या होते हैं इसको भी आप एक एक लाइन में लिख करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एंजाइम आपको पता है एक उत्प्रेरक होते हैं और वो अभिक्रिया को कैसे बढ़ाते हैं? सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा करके तो नहीं बढ़ाया जा सकता, सक्रियण ऊर्जा को घटा करके बढ़ा सकते हैं। अभिक्रिया में भाग उत्प्रेरक लेते नहीं हैं और अभिक्रिया की सांद्रता को वो परिवर्तित करते नहीं है। मतलब फाइनली सक्रियण ऊर्जा को वो घटाकर उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध कोलाइडी विलयन है। देखो धुंध आप सभी को पता है, धुंध मतलब जैसे ओस, कोहरा, ये सब धुंध के अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो धुंध कोलाइडी विलयन है। आप खुद से बताओ, धुंध कोलाइडी विलयन है तो उसमें क्या होता है? द्रव की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो वायु में वितरित होती हैं। ओस का उदाहरण समझ लो आप। ओस में क्या होता है? द्रव की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो वायु में क्या होती हैं? गैस में क्या होती हैं? वितरित होती हैं। तो आपसे पूछा है धुंध कोलाइडी विलयन है, तो धुंध कोलाइडी विलयन किसका हो जाएगा? द्रव में गैस का। ऐसा नहीं होगा, गैस में द्रव का, ये आंसर होगा। गैस में द्रव का। गैस मतलब वायु और द्रव मतलब जल। तो वायु में जल का, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ये सब चीजें। तो गैस में जो द्रव का कोलाइडी विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? धुंध। तो धुंध जो कोलाइडी विलयन है वो गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। और देखो ये नीट में पूछा गया है 2016 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मूला लिखा है AS2S3, ये कॉमा नहीं है बीच में, हटा दीजिएगा। आर्सेनिक सल्फाइड विलयन के स्कंदन में विभिन्न विद्युत अपघट्यों का मोल प्रति लीटर मिलीमोल प्रति लीटर में स्कंदन मान दिए हैं। आपको बताओ, आपको बताया था ना
मिलीमोल प्रति लीटर में स्कंदन मिलीमोल प्रति लीटर में विद्युत अपघट्य की अगर सांद्रता है जो स्कंदन कराने के लिए जरूरी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्णन मान, फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो आप बताओ NaCl का ऊर्णन मान दिया हुआ है 52, NaCl का दिया है BaCl2 का दिया है 0.69 और MgCl2 का दिया है 0.22। तो आप बताओ सबसे बेहतरीन जो हमारा स्कंदन करेगा वो कौन करेगा, जिसका ऊर्णन मान कम होता है। तो ऊर्णन मान और स्कंदन क्षमता एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो फ्लक्चुएशन वैल्यू है और जो स्कंदन क्षमता होती है, कोगुलेशन पावर जो होती है, वो एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप बताओ सबसे कम ऊर्णन मान किसका है, MgCl2 का। तो जो सबसे बेहतरीन स्कंदन करेगा वो कौन करेगा, MgCl2 करेगा। मतलब सबसे पहले कौन करेगा, तीसरा, तीसरे के बाद नंबर आएगा दूसरे का और फिर किसका होगा, पहला। मतलब हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, 3, 2, 1, मतलब हमारा सी विकल्प इसमें सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो नीट में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। मतलब इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर करी है। जिन भी बच्चों ने थ्योरी कवर करी होगी वो लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर मैं सीधा सीधा आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों ने ये वीडियो अभी देखा है, पहली बार देख रहे हैं, वो सभी बच्चे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को देखें और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में से पूरे वीडियो को क्रम से देखें। अगर आपको उत्प्रेरण नहीं पढ़ना है तो आप सीधा कोलाइड का वीडियो देखिए और एक पार्ट से लेकर जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं कोलाइड के वो सब पढ़ डालिए, क्योंकि जितना भी हो सकता है पढ़ाने का कंटेंट वो मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको। बस अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उपयोग करने की ज़रूरत है। तो वही उपयोग मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, दूध पायस है, आप बताओ। पायस मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक द्रव है दूसरा द्रव है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या बन जाता है, पायस बन जाता है। दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायस कहते हैं। पायस कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑयल इन वाटर, ये होता है, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। दो तरह के पायस होते हैं। तो जो दूध है वो किस तरह का पायस होता है, ये पहला वाला ऑयल इन वाटर टाइप का पायस होता है। और इसमें जो दूध की जो लिक्विड वसा है, मतलब दूध जो है वसा का जल में परिक्षेपण होता है। तो वसा का जल में परिक्षेपण होता है, तो हमारा पहला विकल्प से ये होगा कि दूध वसा का जल में परिक्षेपण से क्या बनता है, दूध बनता है। तो दूध एक प्रकार का ऑयल एंड वाटर टाइप का पायस होता है। इसका आंसर पहला होगा। ये देखो उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी का कौन सा गुण कोलाइडी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा गुण है कोलाइडों का जो आवेश पर निर्भर नहीं करता। देखो आपको पता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, तो हमें यह बताना है कि कौन सा गुण है जो आवेश पर निर्भर नहीं करता। आप सोचो स्कंदन में क्या होता है, कोलाइडी कण अगर ऋणावेश है तो उसको स्कंदित करने के लिए धनायन चाहिए, तो मतलब स्कंदन का गुण जो है वो आवेश पर निर्भर कर रहा है। विद्युत कण संचलन में भी देखो कोलाइडी कणों पर अगर धनावेश है तो वो ऋण प्लेट की तरफ गति करेंगे, और अगर ऋणावेश है तो वो धन प्लेट की तरफ गति करेंगे। तो मतलब विद्युत कण संचलन भी आवेश पर निर्भर कर रहा है। वैद्युत परासरण भी है, इसमें भी आयनों का इंपैक्ट होता है। टिंडल प्रभाव एक ऐसा गुण है जिसमें आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई एआईपीएमटी में 2014-2015 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेल है, आपको पता है। देखो मिसेल मैंने आपको कहां बताया था, मिसेल बताया था कि जो साबुन होते हैं अगर हम उसको जल में घोलते हैं, मतलब साबुन का जो विलयन होता है उसमें जो साबुन के जो ऋण आयन होते हैं वो परस्पर जुड़ जाते हैं और एक कोलाइडी आकार का कण बना लेते हैं। इसको हमने बोला था एसोसिएटेड कोलाइड या सहचारी कोलाइड। तो जो मिसेल है वो क्या है, सहचारी कोलाइड है। आप सभी लोग जो लिख रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन और भी है कि जो साबुन का जो क्लीनिंग एक्शन है, उसको साबुन की जो अपमार्जन क्रिया है उसका वर्णन करना है। आपको लिख करके बताना है मुझे कि साबुन के अपमार्जन की क्रिया को कैसे आप लिखोगे।
ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा, सहचारी कोलाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो नीट 2017 में पूछा गया है। देखो नीट जो है वो मेडिकल लाइन के लिए है, डॉक्टर वगैरह बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। और उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन पढ़ो ध्यान से, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। ये भाई ये तो कथन सत्य है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ थोड़ा ना करता है। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया के साम्यावस्था में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है, नहीं होता है। आपको पता है कि उत्प्रेरक जो है वो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो साम्य स्थिरांक है उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो हमें ये लग रहा है कि बी जो कथन है वह सत्य नहीं है। आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं आगे। एंजाइम मुख्यतः जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। भाई ये कथन तो सत्य है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब जो जीवित कोशिकाओं में होती हैं उनको बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ एंजाइम होते हैं। उसके बाद लिखा सह एंजाइम, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो देखो जैसे ये कोई एंजाइम है तो इस एंजाइम में कुछ एक हिस्सा लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं सह एंजाइम। देखो एंजाइम मान लो ये लाइन है, तो ये जो हमने डॉट बनाया हुआ है ये है सह एंजाइम, और ये सह एंजाइम जब एंजाइम में लग जाता है तो ये एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये लिखा हुआ है सह एंजाइम, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, तो ये कथन भी सत्य है। तो पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन सत्य है। केवल असत्य कथन कौन सा है, बी। तो हमारा आंसर होगा बी। उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया की साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने सही से पढ़ा होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अपने वीडियो में आपको जितना भी पढ़ाने का कंटेंट हो सकता है मैंने आपको लगभग 100% पढ़ाने की कोशिश करी हुई है। फिर भी कुछ एक चीज़ अगर छूट गई होगी तो वो आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना, टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब निम्नलिखित शर्त संतुष्ट होती है। आप बताओ टिंडल प्रभाव में आपको क्या बताया था कि जो परिक्षिप्त कणों का जो व्यास है वो तरंग दैर्घ्य के से छोटा होना चाहिए। नहीं, ये नहीं बताया था। हमने आपको बताया था कि जो कणों का व्यास है वो तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर होना चाहिए। तो देखो दूसरे वाले पार्ट को पढ़ो, पहला वाला पॉइंट तो गलत हो गया, दूसरे वाले पॉइंट में पढ़ो, परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा नहीं हो। देखो बहुत छोटा नहीं हो, यहां लिखा है बहुत छोटा हो, तो ये दूसरा कथन हमारा सत्य है। आगे देखो तीसरा पढ़ते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिणाम लगभग एक जैसे हों। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखो चौथा वाला पढ़ो, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक बहुत भिन्न हो, ये होना चाहिए। आप देखो कोलाइड में जो हमने आपको टिंडल प्रभाव पढ़ाया, इवन इसकी मैंने लाइव क्लास भी ली थी, तो उसको आप देख लीजिएगा। आप देखोगे कि दूसरा विकल्प सही है और चौथा विकल्प सही है, मतलब इसमें दो विकल्प सही हैं। तो देखो हम इसमें देखते हैं कि हमारे विकल्प क्या दिए हैं। हाँ देखो दिए हैं, दो दो विकल्प दिए हैं, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। पहला तीसरा हो नहीं सकता, दूसरा तीसरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। पहला चौथा नहीं हो सकता, हाँ दूसरा चौथा होगा। तो मतलब हमारा कौन सा आंसर सही होगा, डी होगा आंसर सही। मतलब कहने का ये हुआ कि परिक्षिप्त कणों का जो व्यास है वो प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, और अपवर्तनांक का मान भी बहुत भिन्न हो, ऐसी चीजें होना चाहिए, तब जाकर के वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विरागी कोलाइड कौन सा है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जो आपको लिख के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड कौन से होते हैं, द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड कौन से होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इसको आपको आंसर लिख के मुझे भेजना है। फिलहाल देखो आपको बताया था जिलेटिन, स्टार्च और गम, ये तीनों हैं द्रव स्नेही कोलाइड। केवल जो सल्फर का जो सॉल्ट होता है वो द्रव विरोधी होता है। और ये देखिए यूपीसी 2017 में आने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको जितने भी कराए हैं और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थे।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो बोर्ड का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज और आपको दूंगा, वो टेस्ट सीरीज में मैं बोर्ड के क्वेश्चन और कुछ एक अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा, और फिर मैं यही बोलूँगा कि जिन भी बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को क्रम से देखें, तभी उनको पढ़ाई में मज़ा आएगा। अगर आप क्रम से नहीं चलते हो तो फिर आपको पढ़ाई समझ में आने वाली नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, जो आपको करना हो उसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजिए, लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए। कह ही सकता हूँ, करना नहीं करना तो ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे फिर मुलाकात होती है।